हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेक्चर सीरीज का ये 4th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में भी एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व करूंगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट का। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है इसका, इसलिए ध्यान से देखना। और अगर आप लोगों ने बेसिक जो मैंने पढ़ाया था आप लोग को कि वर्टिकल बैलेंस शीट और वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट कैसा बनता है, वो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में कराया है, वो नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए, उससे आपका बेस अच्छा हो जाएगा। और आने दिनों में सब चैप्टर मतलब पूरे लेसन कवर करूंगा मैं। आज के लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूं अनसॉल्व का, आपकी टेक्स्ट बुक का, जिसमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है, जिम्मेदारी आप लोग की है कि साथ साथ में सॉल्व करते रहो, इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन करते रहो और रिपीट करके रिवाइज करते रहो। एक बार रिपीट हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा तो आपको फॉर्मेट याद हो जाएगा। फॉर्मेट याद हो गया तो खाली आप लोग को सब कुछ ऑलरेडी दिया होता है, उसी को उठा के कन्वर्ट करके थोड़ा चेंज करके लिखना है। ये चैप्टर में कुछ करना नहीं ज्यादा, एकदम सिंपल सी चीज है। फिर उसके बाद भी कोई काम नहीं, सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला है कंपैरेटिव में, वो फॉर्मूले से आप लोग पुट करेंगे तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। मतलब ज्यादा दिमाग पे ज्यादा एक्स्ट्रा जोर नहीं डालना है। जैसे एनपीओ में, फाइनल अकाउंट में आप लोग को बहुत जोर डालना पड़ता था। यहाँ पे सिर्फ ज्यादा इतना कुछ नहीं, सिर्फ एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट याद हो गया तो आप लोग को कंपैरेटिव आ जाएगा, कॉमन साइज भी आ जाएगा। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस आप लोग के लिए बनाते रहता हूं। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा है, देखिए क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड प्रिपेयर अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अल्फा लिमिटेड की बैलेंस शीट दिया हुआ है, उससे क्या बनाइए, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाइए। एज ऑन 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2019। तो कंपैरेटिव में क्या होता है, हम लोग को एक ईयर को दूसरे ईयर से क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है। तो मिनिमम 2 साल के स्टेटमेंट दिए होते हैं हम लोग को, 2 साल की बैलेंस शीट दी होगी या 2 साल का इनकम स्टेटमेंट दिया होगा। तो यहाँ पे बैलेंस शीट है, देखिए। तो मैं ईयर लिख लेता हूं, कॉलम्स आप लोग को पता है पहले क्या बनता है, पर्टिकुलर। अब 2 साल के अमाउंट है, क्योंकि 2 साल की बैलेंस शीट दी हुई है, 2 अमाउंट के कॉलम। तो यहाँ पे लिख लीजिए 31 मार्च 2018 और इसका रहेगा 31 मार्च 2019। क्लियर है। उसके बाद आप लोग को बनाना रहता है, क्योंकि कंपेयर करना है, पता करना है कि असेट बढ़ी कि लायबिलिटी बढ़ी, कि कौन सा लोन बढ़ा के कम हुआ, फिक्स असेट बढ़े के कम हुए, इन्वेस्टमेंट बढ़े के कम हुए, कोई सी चीज कौन सी चीज बढ़ी कौन सी चीज कम हुई। तो इसलिए हम बनाते हैं एब्सोल्यूट चेंज और फिर उसका निकालते हैं परसेंटेज चेंज। एकदम सिंपल है दोनों सा, खाली परसेंटेज निकालने में थोड़ी डिफिकल्टी है, लेकिन फॉर्मूला एक ही है। मतलब कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, उसी को पुट करना, उसी से सॉल्व करना है। ठीक है। तो चलिए, अब आप लोग को याद होगा तो हम लोगों ने पढ़े थे कि बैलेंस शीट के कितने फॉर्मेट है हमारे, मेनली 2। देखो ये हमारी बैलेंस शीट है, आप लोग को मैंने ऐसे याद करने बोला था। बैलेंस शीट, इसके 2 मेन फॉर्मेट, क्या, सोर्सेस ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देने का, ऐसा 2 चीज फाड़ देने का, एक सोर्सेस ऑफ फंड, दूसरा क्या बन गया, एप्लीकेशन ऑफ फंड। बैलेंस शीट 2 पार्ट में आ गई, बराबर ना। तो पहले किसको सॉल्व करते हैं हम लोग, सोर्सेस ऑफ फंड को। तो लिखते हैं पहले फर्स्ट रोमन क्या में लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, सोर्सेस ऑफ फंड्स। क्लियर है। अब याद रखना, सोर्सेस ऑफ फंड भी कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 2 पार्ट में। सोर्सेस ऑफ फंड हाथ में है ना, उसको भी कितने पार्ट में डिवाइड करने का, 2 पार्ट में। ये रहा 2 पार्ट इसका। कितने पार्ट इसके भी 2 पार्ट सोर्स ऑफ फंड के। क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। तो सोर्सेज ऑफ फंड सेम दिखते हैं, तो इसको लिख लिया आप लोग शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है। और फिर दूसरा रहता है बोरोड फंड। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग को याद होगा अगर पिछले लेक्चर देखेंगे। शेयर होल्डर्स फंड और बोरोड फंड। तो अभी पहला क्या है, शेयर होल्डर फंड। तो यहां पे लिख लीजिए ए, क्या है आप लोग का, शेयर होल्डर्स फंड। इसके अलग अलग नाम है, ओन फंड, ओनर्स फंड, नेटवर्थ, अलग अलग नाम बोल सकते हैं। शेयर होल्डर्स फंड भी आ गया। अब इसके भी कितने पार्ट हैं, 3। इसके कितने पार्ट है, 3। पहला है शेयर कैपिटल, दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरा है लेस होता है इसमें से, फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स को मैं थोड़ा ऐसा लिखता हूं ताकि वो फिक्स असेट की तरह नहीं दिखे। ठीक है ना। कितने पार्ट है इसके, शेयर होल्डर फंड के 3 पार्ट। शेयर कैपिटल, तो पहले लिख लेते हैं हम लोग शेयर कैपिटल फर्स्ट। शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो बैलेंस शीट में आ जाने का।
अब कंटेंट मिलेगा। देखो बैलेंस शीट में दिया है क्या, कैपिटल में कुछ, यस, इक्विटी शेयर भी दिया है और प्रेफरेंस शेयर भी दिया है। तो लिख लेते हैं हम लोग, इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरा क्या है हम लोग का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसका नाम क्या है, 12% प्रेफरेंस शेयर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग मत यूज करना, कैपिटल। क्लियर है? तो शेयर कैपिटल फिनिश, इसमें कितने पार्ट थे, दो चीजें थी, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। अगला क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस थर्ड रहता है, इसमें क्या करना रहता है, उसको ऐड करना रहता है। तो रिजर्व एंड सरप्लस देखिए आपके इसमें दिया हुआ है क्या, यस, डायरेक्टली दिया हुआ है 1 लाख और 1,40,000। मैंने अमाउंट नहीं लिखा, एक काम करता हूं मैं अमाउंट लिख लेता हूं। इसका कितना है 2 लाख और इसका है 2,50,000 और प्रेफरेंस शेयर का दिया हुआ है 80,000 और 80,000, ये भी 80,000। फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस देखिए डायरेक्टली दिया हुआ है, तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख और 1,40,000, तो लिख लेते हैं 1 लाख और 1,40,000। ये हो गया हम लोग का रिजर्व एंड सरप्लस। फिर लेस क्या रहता है, फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट आप लोग को असेट साइड में मिलेंगे एंड में। तो देखिए बैंक वगैरह जो रहता है ना उसके बाद रहता है। फिक्टिशियस असेट का मतलब आप लोग को मैंने बताया था, ऐसा एक खर्चे जो हम लोग एडवांस में कर देते हैं। प्रीपेड की बात नहीं चली है, एडवांस मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए कर देते हैं, तो उनको हम लोग क्या काउंट करते हैं, फिक्टिशियस असेट्स में काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं, फिक्टिशियस। तो ये क्वेश्चन में कोई फिक्टिशियस असेट नहीं है। तो यहां पे हो गया हम लोग का शेयर होल्डर्स फंड कंप्लीट, माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो चलिए इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, टोटल कर लेते हैं। बराबर है, इसके टोटल को हम लोग बोल सकते हैं नेट वर्थ। क्या बोल सकते हैं, नेट वर्थ। टोटल शेयर होल्डर फंड भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल ओन फंड भी लिख सकते हो, सब नाम सेम ही है। मोस्टली लोग नेटवर्थ यूज करते हैं, इसलिए मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि यूज करो, नेटवर्थ यूज करो शेयर होल्डर फंड के टोटल को। ठीक है ना? तो टोटल करो, देखो ये अगर माइनस होता तो माइनस भी करना पड़ता था, तो माइनस नहीं है तो ब्रैकेट करके माइनस लिखते थे, लेकिन अभी नहीं है। तो देखिए ये होता है 2 लाख, 3 लाख और ये हो जाएगा 3,80,000 और ये हो जाएगा आप लोग का, ये हो गया 4,70,000, ये हो गया 3,80,000। ये हम लोग का नेटवर्थ आ गया। नेटवर्थ मतलब हम लोग का ए, क्यों? क्योंकि वो शेयर होल्डर फंड का टोटल है। क्लियर है? अब शेयर होल्डर फंड फिनिश हो गया हम लोग का, ये सॉरी। अब क्या आता है, बोरोड फंड। अब क्या आता है, बोरोड फंड। तो बी लिखिए, बी क्या है हम लोग का, बोरोड फंड। तो बोरोड फंड देखिए, बोरोड फंड के कितने पार्ट है, इसके 2 पार्ट है, मोस्टली 2 रहता है, लोन रहता है और डिबेंचर्स रहता है। अब आप लोग की बैलेंस शीट में सिंपल सी बात है, लायबिलिटी है बोरोड फंड, तो लायबिलिटी साइड में ढूंढने का क्या है, देखिए डिबेंचर्स दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो डिबेंचर्स आप लोग का क्या रहता है, बोरोड फंड। तो लिख लीजिए 12% डिबेंचर्स। अमाउंट कितना है देखिए, 60,000 और 51,000। तो यहां पे 60,000 और यहां पे 51,000। बहुत ही सिंपल है, फॉर्मेट याद है तो एकदम फटाफट हो जाएगा, देख के लिखना है, वहीं से उठा के यहां लिखना है, खाली फॉर्मेट याद रहना चाहिए। तो ये हो गया डिबेंचर्स। अब बोरोड फंड में और कोई चीज नहीं है, तो इसका मतलब ये जो 60 और 51 है, यही बोरोड फंड का क्या है, टोटल है। बहुत लोग क्या करते हैं, वापस से टोटल बोरोड फंड लिखते हैं और फिर इसी को मतलब दिखा देते हैं कि ये प्लस। तो सिंपल सी बात है, वापस करने की जरूरत नहीं है, समझ लो यही बी है हम लोग का। बी है मतलब यही बोरोड फंड का अमाउंट है, वापस से करने की जरूरत ही नहीं है। बराबर है ना? अब हम लोग क्या करते हैं, देखो शेयर होल्डर फंड पूरा फिनिश, बोरोड फंड पूरा फिनिश, दोनों फिनिश हो गया, दोनों को प्लस करें तो क्या मिलेगा हम लोग को, सॉरी शेयर होल्डर फंड फिनिश, बोरोड फंड, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, सोर्सेस ऑफ फंड मिल जाएगा। तो यहां पे लिख लीजिए टोटल फंड्स अवेलेबल। कितना पैसा हमारे पास अवेलेबल है, कितना पैसा हमारे पास सोर्सेस ऑफ फंड है। बहुत लोग टोटल सोर्सेस ऑफ फंड लिखते हैं, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे आएगा वो, ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब
ये जो शेयर होल्डर्स फंड था और बोरोड फंड था, दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो शेयर होल्डर फंड का अमाउंट यहां पे है, बोरोड फंड का अमाउंट यहां पे, दोनों को प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 5,21,000। क्लियर है सबको ये? तो ये हो गया 4,40,000, ये हो गया 5,21,000। ये हो गया हम लोग का सोर्सेस ऑफ फंड फिनिश। अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फंड पे। तो चलिए सेकंड पार्ट लेते हैं हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, जो पैसा हमारे पास है अब उसको हम लोगों ने कहां कहां अप्लाई किए, कहां कहां यूज किए, वो हम लोग को देखना है। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड के कितने पार्ट, जैसे सोर्सेस ऑफ फंड के 2 पार्ट थे, एप्लीकेशन ऑफ फंड के कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। पहला है फिक्स्ड असेट, पहला क्या है, फिक्स असेट। दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट। और तीसरा है वर्किंग कैपिटल। क्या है, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। चलिए तो पहला लिख लेते हैं हम लोग, ए फिक्स्ड असेट। एक एक को सॉल्व करने का पकड़ पकड़ के, भाई पहले फिक्स असेट को सॉल्व कर लो। जैसे इधर कैसा, पहले शेयर होल्डर फंड सॉल्व करें तो शेयर होल्डर फंड खत्म हुआ, फिर क्या सॉल्व करें, बोरोड फंड खत्म हुआ, फिर दोनों को प्लस कर दिया तो हम लोग को शेयर होल्डर सोर्सेज ऑफ फंड मिल गया था। यहां पे एप्लीकेशन ऑफ फंड में 3 चीजें, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल। तो पहले किसको सॉल्व करो, फिक्स असेट। फिक्स असेट के बारे में सोचने का कि कौन कौन सी असेट फिक्स होती है। ऐसी असेट जो लंबे समय तक क्या रहेगी, 1 साल से ज्यादा तक क्या रहेगी, सेम रहेगी, जिसकी वैल्यू जल्दी चेंज होती नहीं है, जल्दी बदलती नहीं है। तो फिक्स असेट्स देखिए आपके बैलेंस शीट में आइए, असेट की बात चले तो असेट साइड में देखना पड़ेगा कौन कौन सी फिक्स असेट। देखिए लैंड फिक्स होता है उसका, बराबर ना, बिल्डिंग फिक्स असेट है, और प्लांट एंड मशीनरी भी क्या है, फिक्स्ड है। इनका बैलेंस जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फिक्स असेट। तो फिक्स असेट में बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं लिख लेता हूं, पहले लिस्ट आउट कर लेता हूं। लैंड है, फिर क्या है, ये हो गया प्लांट एंड मशीनरी। फिक्स असेट फिनिश हो गया, बराबर है ना। अब इसमें मल्टीपल कंटेंट है, तो मल्टीपल कंटेंट में क्या करना पड़ेगा, टोटल करके लिखना पड़ेगा। तो लिख लेता हूं मैं, टोटल फिक्स्ड असेट। क्या लिख दिया मैंने, टोटल फिक्स असेट। तो फिक्स असेट का टोटल कर लीजिए, ये दोनों है, तीनों है, 8 + 6 14, 14 + 7 15 और 6 21, तो 21,000, 2,13,000, सॉरी कितना आ गया, 2,13,000। अब ये प्लस कर लीजिए, ये हो गया 273 और ये हो गया 363, 216 और 363, ये हो गया हम लोग का फिक्स असेट का टोटल। फिक्स असेट का टोटल आने के बाद, फिक्स असेट का टोटल आने के बाद अब हम लोग का फिक्स असेट फिनिश हो गया। अब किस पे आएंगे, इन्वेस्टमेंट पे। तो इन्वेस्टमेंट भी असेट का ही पार्ट होता है। असेट में देखिए इन्वेस्टमेंट दिखता है कि आप लोग को नहीं है कोई इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बी लिखने की जरूरत नहीं है। इसको क्या लिख लीजिए, कैपिटल में ए, समझ जाएगा कि ये ए का टोटल है दोनों, ठीक है ना। बी नहीं है हम लोग के पास, डायरेक्टली किस पे आते हैं हम लोग, सी। सी मतलब सी है तो डायरेक्टली उसको बी लिख देता हूं, मतलब बी पार्ट हम लोग के पास नहीं है, मतलब सेकंड पार्ट नहीं है, डायरेक्टली थर्ड है, तो उसको मैंने बी लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। क्या है वो, उसकी हेडिंग क्या है, वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल डायरेक्टली नहीं मिलता है, वर्किंग कैपिटल के मेनली कितने पार्ट है, 2, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो लिख लेता हूं मैं, करंट असेट्स, क्या लिख लेता हूं मैं, करंट असेट्स। यहां पे रोमन 1 लिखता हूं, छोटा वाला, स्मॉल में। करंट असेट्स ऐसी असेट्स जिनका बैलेंस फटाफट चेंज होता है। तो असेट साइड पे आइए, देखिए क्या क्या है उसमें। सब में पहले है आप लोग का स्टॉक। क्या है, स्टॉक, क्योंकि स्टॉक का बैलेंस फटाफट चेंज होता है, आज अलग है, कल अलग है, दोपहर में अलग है, शाम को अलग है, हो सकता है बेचने की वजह से कम हो जाएगा, खरीदने की वजह से बढ़ जाएगा, तो फटाफट चेंज होगा। तो स्टॉक कितना है, 150, 1,50,000 और 1,10,000, बराबर है। स्टॉक के बाद है आप लोग का डेटर्स। डेटर्स मतलब तुम्हारे उधारी वाले कस्टमर्स, तो उनका बैलेंस भी फटाफट चेंज होता है। अभी बेचे, उसने नहीं दिया पैसा, तो अलग अमाउंट बैलेंस अलग हो जाएगा, बराबर ना, तो फटाफट चेंज होगा। तो कितना होता है वो, 1,28,000,
1,28,000। मतलब क्या है कि ये लोग का बैलेंस फटाफट चेंज नहीं करते हम लोग। क्यों? क्योंकि हम लोग इसलिए सोच के लेते हैं कि हम लोग लंबे टाइम तक चलाएंगे इसको, ये सब चीजें। लेकिन ये सब जो रहता है, ये असेट्स, ये लंबे टाइम तक चलाने के लिए नहीं लेते हम लोग, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास रहती है वो, ठीक है ना। इसलिए उनको करंट बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? फिक्स्ड बोलते हैं। इनका इंटेंशन हम लोग को लंबे टाइम तक चलाना है इनको लेने का। और इनको लेने का इंटेंशन ये होता है कि हम लोग को फटाफट उनको खत्म करके दूसरा कुछ लाना है, वापस देना है, मतलब बेचना है, लाना है, सेल करना है, जो भी, मतलब कैश आना है, कैश जाना है, इसलिए इनको करंट बोलते हैं। 1,28,000 और 1,40,000, ये मैंने लिख दिया इसका अमाउंट, बराबर है। उसके बाद एक और है तुम्हारे का, क्या है? बैंक। तो लिख लेता हूं मैं बैंक। बैंक का अमाउंट देखिए कितना दिया हुआ है, 34। ये हो गया बैंक का अमाउंट सॉल्व। अब करंट असेट फिनिश हो गया, कुछ नहीं बचा, तो क्या कर लेंगे? इसका टोटल। तो लिख लेता हूं मैं इसको, टोटल करंट असेट्स कितना हो, जरा देखिए इसका टोटल, 2,87,000। क्लियर है? तो ये हो गया हम लोग का करंट असेट का टोटल। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में, करंट लाइबिलिटीज। क्या करना रहता है? उसको माइनस करना रहता है। वर्किंग कैपिटल कैसा आता है? करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करना पड़ता है। तो करंट असेट्स लिख लिए। अब क्या लिखेंगे हम लोग? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में देखिए बैलेंस शीट में आइए, असेट साइड, सॉरी लायबिलिटी साइड पे देखिए क्या क्या लायबिलिटी है आप लोग के पास। 3 करंट लायबिलिटी है। क्या क्या है? पहला है क्रेडिटर्स, दूसरा है बिल्स पेबल, और तीसरा है आप लोग का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब क्या करना है हम लोग को? इसका टोटल करना है। तो लिख लेंगे टोटल करंट लायबिलिटीज। इसको लिख लेंगे नंबर 2, इसको लिख लेंगे नंबर 1। वैसे तो ऊपर लिखे हमने, लेकिन फिर भी मेंशन कर लेंगे। टोटल करो इसका, किसका? करंट लायबिलिटीज का। करंट लायबिलिटी कितनी है? सिर्फ 3 है ये। तो 50,000, 10,000, 60,000, 60 और 2 85,000, बराबर है। ये हो गया 85,000 ये साल का। ये साल का देखिए कितना होता है? ये होता है 8484 12 1,29,000। ये हो गया हम लोग का करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी। अब करंट असेट करंट लायबिलिटी निकालने के बाद क्या करना रहता है? दोनों को माइनस, क्योंकि जब दोनों को माइनस करेंगे तभी ही हम लोग को वर्किंग कैपिटल मिलेगा। यहां पे लिख लीजिए नेट वर्किंग कैपिटल। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल कैसा आता है? करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करके। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं 1 - 2। क्या लिख लिया मैंने? 1 - 2। 1 - 2 मतलब इसमें से इसको क्या करना है? माइनस करना है। इसमें से इसको क्या करना है? माइनस करना है, क्योंकि करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे। वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए क्या है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट का टोटल ये है, करंट लायबिलिटी का टोटल ये है, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। देखिए कितना आता है? 292 में से 85, तो ये हो जाएगा 2,07,000, बराबर है ना। 287 में से 1,29,000 5 और ये 1 का 1, तो ये आता है 1,58,000 और ये आता है 2,07,000। ये हो गया आप लोग का नेट वर्किंग कैपिटल। मतलब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट नहीं था, लेकिन समझ लेंगे कैसे हो गया। अब हम लोग का निकालने का है एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड के लिए क्या करना पड़ता है? तीनों को प्लस, A + B + C। तो इसमें A और B ही है, देखो ना, ये A का अमाउंट यहाँ पे है और ये का अमाउंट है B का। तो यहाँ पे लिख लेना है आप लोग को, क्या लिख लेना है आगे? B। ये का अमाउंट आया है B का, तो A यहाँ पे है और B यहाँ पे है, क्योंकि ये वो फिक्स असेट है और ये क्या है? वर्किंग कैपिटल ये है। और अगर इन्वेस्टमेंट होता तो वो भी। तीनों को प्लस करके हम लोग को क्या मिलता था? एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं एप्लीकेशन ऑफ
उसको लेकिन लिखते हैं हम लोग टोटल फंड्स अप्लाइड। इधर ही लिखता था मैं नीचे, शायद आप लोग को दिखेगा नहीं क्योंकि स्क्रीन मेरी छोटी पड़ रही है, तो मैं इसलिए यहां पे लिख रहा हूं। समझ लीजिए मैंने यहां लिखा है, कॉलम्स में ही लिखा है, मतलब अभी बगैर एक चीज के लिए कॉलम नहीं बना रहा हूं, वो समझ लीजिए कि यहां पे मैंने लिख दिया है, क्योंकि शायद स्क्रीन कम पड़ जाएगी इसलिए मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं, आप लोग को दिखेगा नहीं, समझेगा नहीं फिर, तो इसलिए लिख रहा हूं मैं एप्लीकेशन ऑफ, समझ लीजिए यहां पे लिखा हूं मैंने टोटल फंड्स अप्लाइड। कितना फंड अप्लाइड हुआ, कैसे निकालेंगे उसको हम लोग, ए प्लस बी। नॉर्मली ए प्लस बी प्लस सी होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है इसलिए ए प्लस बी, मतलब फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। फिक्स एसेट है आप लोग का 2,13,000 और वर्किंग कैपिटल है आप लोग का 2,07,000, तो 2 लाख कितना होता है, 4,20,000, तो ये हो गया 420। हम लोग को टोटल फंड्स अप्लाइड निकालना है, तो ये हो गया 4,20,000 और ये हो गया हम लोग का, इसका देखिए जरा कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी। तो ए कितना है हम लोग का 363 और उसमें बी कितना है देखिए हम लोग का 158, तो 363 प्लस 158, दोनों को प्लस करना है। ये देखो ये ए का अमाउंट है और ये किसका अमाउंट है, बी का अमाउंट है, दोनों को प्लस कर लेते हैं, 0 0 0, ये 11 1 कैरी, 5 और 6 11, और एक ये 12 1 कैरी, और ये हो गया 3 1 2 5, तो 5,21,000 बराबर है। तो देखिए यहां पे भी कितना आया था 5,21,000 फंड्स अवेलेबल में, फंड्स अप्लाइड में भी कितना आया 5,21,000, यहां पे फंड्स अवेलेबल में 4,40,000 और यहां पे 4,20,000। मतलब क्या है कि हमने कुछ ना कुछ गलती करे हैं, क्योंकि दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इसका मतलब कहां ना कहां हम लोग की गलती है, अब वो गलती हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। ढूंढते चलो, मैं ढूंढ लेता हूं, एक मिनट जरा। ये हो जाता है 2,13,000 बराबर है, ये 150 2,78 और 2,78 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 004 प्लस 8, ओ यहां है मिस्टेक, ये हो जाएगा 3,12,000, यहां मिस्टेक थी, 2,92,000 लिखा था मैंने, यहाँ पे 3,12,000, मतलब 20,000 रुपये डिफरेंस कर दिया था मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3,12,000 होएगा, ये 3,12,000 होएगा, तो ये चेंज हो जाएगा क्योंकि न्यू वर्किंग कैपिटल चेंज हो जाएगा, तो इसमें से कितना होगा 20, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 227, क्योंकि ये चेंज हुआ ना, तो इसमें से इसको माइनस करके ये भी चेंज होएगा, तो ये 2,27,000, ठीक है 2,27,000। अब देखिए प्लस कीजिए, ये 2 लाख कितना है 13 और ये 2 लाख कितना 27, हाँ, तो ये हो जाएगा 4,40,000। तो आप लोग के पास आंसर वेरीफाई करने के लिए भी टाइम होता है, क्योंकि यहां का जो टोटल है यहां का टोटल क्या आना चाहिए सेम, यहां का टोटल क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए, यहां का टोटल मतलब नीचे है, यहां पे नीचे ही रहेगा, मैंने वहां इसलिए लिखा हूं ताकि आप लोग को समझ में आए। अब हो गया हम लोग का स्टेटमेंट बन के, अब सर एब्सोल्यूट चेंज कैसा बनाएंगे, वो एकदम सिंपल है, खाली क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको क्या करना है माइनस करना है। देखिए 2,50,000 में से 50 को माइनस 2 लाख को माइनस करके कितना जाएगा 50,000, इसका मतलब क्या है 50,000 बढ़ा है, तो बहुत लोग यहाँ पे इंक्रीज लिखते हैं, हाँ तो देख लीजिए कैसे बढ़ा, क्योंकि 2018 में हम लोग को 2 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल था और 2019 में कितना होगा 2,50,000, तो मतलब इंक्रीज है, एकदम सिंपल सी बात है। खाली इसको इससे माइनस कर जाने का, आंसर प्लस में आया तो इंक्रीज, आंसर माइनस में आया तो करेगा डिक्रीज, समझ लेने का आप लोग, ठीक है ना। तो देखिए 80 में से 80 माइनस नील, 1,40,000 में से 1 लाख माइनस कितना होता है 40, ये फटाफट होएगा आप लोग का 40, प्लस में आएगा ना आंसर 40, तो इंक्रीज है मतलब। उसके बाद इसको इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 90, बराबर है 90,000, इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर माइनस में आएगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना 9,000। डिक्रीज है तो कहां लिखने का आप लोग, ब्रैकेट में लिखने का, समझ आने का क्या है वो डिक्रीज है। परसेंटेज में भी वैसी, जो भी आंसर मतलब समझो इसका आंसर लिख लो तो किस में लिखना, ब्रैकेट में लिखना, क्यों, क्योंकि उसका मतलब क्या है वो भी डिक्रीज हो रहा है। इसका लिखिए 80 में से 50 गया तो 30, 69 का डिक्रीज है, बराबर है डिक्रीज है, लेकिन ये हाँ क्या है आप लोग का डिक्रीज, तो यहां पे क्या लिख लीजिए ब्रैकेट में लिख लीजिए, बराबर है। यहां पे करोगे तो आप लोग को आ जाएगा 81,000, मतलब ये आएगा सेम, क्योंकि ये दोनों सेम आता है। ये हो गया सिंपल सा काम। अब सिर्फ परसेंटेज में थोड़ी मेहनत करना रहता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन
बहुत मोस्टली पूछेगा नहीं आप लोग को एग्जाम में, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए जरूरी है कि हम लोग को बड़ा फॉर्मेट और बड़ा कैलकुलेशन फटाफट आ जाएगा, तो हम लोग छोटा छोटा जब इजी आएगा, मोस्टली क्वेश्चन आप देखोगे तो छोटे से फॉर्मेट है, छोटे से मतलब गिनती के 4-5 कंटेंट है, बस फिनिश हो जाता है। 5-6-7 कंटेंट बहुत ज्यादा तो हुए तो 10 हुए, इसमें बहुत था 20-25 चीजें थी, मतलब असर्ट्स में भी 10-12 है, 8-10 है, और लाइब्रेरी में भी 8-10 है, लेकिन इतना जल्दी पूछता नहीं है, बहुत कम पूछता है। पिछला क्वेश्चन देख लीजिए और आगे के 2 क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप लोग। तो ये हो गया हम लोग का सॉल्व। परसेंटेज कैसा निकालते हैं मैंने आप लोग को बताया था, फॉर्मूला बताया था कि परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट। अब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था। एब्सोल्यूट चेंज मतलब ये देखिए, एब्सोल्यूट चेंज कितना है 50,000, तो लिख लीजिए 50,000। बेस ईयर का अमाउंट, बेस ईयर मतलब इधर में से बेस ईयर कौन सा रहेगा 18 का अमाउंट, तो कितना है देखिए 50 वाले के अंदर 2 लाख, तो ये लिख दीजिए 2 लाख बराबर है। और इनटू क्या करना है आप लोग को 100। आप क्या कर लिए आप लोग कट कर सकते हैं, 2 0 2 0 कट, 3 0 3 0 कट, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 50, कट करो तो कितना जाएगा 25, तो आ गया आप लोग का 25%। नीचे का पूरा 0 जाना चाहिए, नीचे मतलब 0 मतलब आंसर क्या बचना चाहिए, सिर्फ नीचे 1 बचना चाहिए, तब समझ लेंगे आप लोग का क्या होगा, नीचे फिनिश हो गया मतलब सॉल्व हो गया है, तो आ गया 25। इसका तो परसेंट निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ना तो कोई इंक्रीज है ना तो कोई डिक्रीज है। इसका निकालेंगे तो कैसा निकालते देखिए, वही फॉर्मूला वापस नहीं लिखने का, खाली अमाउंट पुट करने का। एब्सोल्यूट चेंज कितना है देखिए 40, बेस ईयर का अमाउंट कितना है 1 लाख, इनटू क्या करना है आप लोग को 100, 2 0 2 0 कट, 3 0 3 0 कट, नीचे और कुछ बचा क्या नहीं, सिर्फ 1 बचा है, तो मतलब सॉल्व हो गया। कितना आ गया 40%, तो यहां पे लिख लीजिए 40%, बस इतना सिंपल सा काम है। वैसे ही इसका करना है, ऐसे इसका सबका, माइनस वाले का भी वैसे ही होता है, बोले बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं माइनस वाले के लिए, तो माइनस वाले के लिए कोई टेंशन नहीं है। चेंज कितना है 9,000, बेस ईयर कितना, बेस ईयर का अमाउंट कितना है 60,000, इनटू क्या करना है आप लोग को 100, यहाँ के 2 0 यहाँ के 2 0 कट, यहाँ के 2 0 यहाँ के 2 0 कट, 6 1 जा 6, यहाँ पे 3 बचा, 6 5 30, तो कितना आ गया 15%। लेकिन इसको इसमें लिखना ब्रैकेट में लिखना, समझेगा कि 15% क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, समझ गया। तो ऐसे ही करते हैं हम लोग, पता करते हैं कि इक्विटी शेयर इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 25%, मतलब इसको देख के समझते हैं, एनालाइज करते हैं ना। 50,000 का बढ़ा है और परसेंटेज में देखेंगे कितना परसेंट बढ़ा, 25% बढ़ा। वैसे यहाँ पे सब चीजें लोग एनालाइज करते हैं, ऐसे आप सबका कर सकते हो, करो, प्रैक्टिस होगी, अगले स्टैंडर्ड्स में बहुत काम आएगा, और ये साल में भी आप लोग को बहुत काम आएगा। बहुत इजी चैप्टर है, खाली ये कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इतना सा पार्ट। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और टॉपिक लेके। अगले वीडियो में 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बहुत छोटे छोटे हैं, तो मैं फटाक से एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो आप लोग देखने के बाद लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा शेयर होगा, इतना ज्यादा कमेंट बढ़ेंगे, वीडियो लाइक बढ़ेगा, उतना ज्यादा मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा। तो वीडियो देखने का आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।